दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कंझावला और कंझावला में प्रसिद्ध समाज सेवी राजेंद्र सिद्धांती जी, जो क्षेत्र के जाने माने बहुत अनुभवी हैं। और हम जानना चाह रहे हैं जो आज कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो अभी ये लोगों के साथ में घटना हुई है, टूरिस्टों के साथ में, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? शर्मा जी, दरअसल पहलगाम की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पुलवामा हो चुकी, और पुलवामा होने के बाद शायद हमारी सरकार को ये संतोष हुआ था कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब ये फिर ऐसा ही हो गया। वहाँ पर तो इतनी सारी सिक्योरिटी थी कि हद से ज़्यादा, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद में भी ये इतना बड़ा हादसा होने का क्या कारण रहा? उसमें सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज हमारी सरकार को, या कम से कम बीजेपी पार्टी को, पहले क्या नाम है, JNK की जनता को सचेत करना चाहिए कि भाई आपने जो इलेक्शन में जो आपने लापरवाही की, ये पहलगाम की घटना जो है, ये एक तो उसका नतीजा है। दूसरा, पहलगाम की घटना जो है वो हमारी सरकार की आज तक की पिछले 10 साल की छोटी छोटी लापरवाहियों का ये नतीजा है। हमें इस बात पे कतई निष्पक्षता से या ईमानदारी से सोचना चाहिए। हमारी सरकार के बारे में मैं कई दफ़ा कहा है शर्मा जी मैंने, कि सरकार के दो हरफों से मिलकर बनती है सरकार, सर और कार। सर के माने SIR सर के माने IAS लॉबी, और कार के माने पॉलिटिकल कार्यकर्ता, माने प्रधानमंत्री प्लस IAS अधिकारियों से मिल करके जो संगठन या संस्था बनी है, उसी का नाम सरकार है। मैं अतिशोक्ति होगी इस बात को कहने में कि IAS लॉबी कुल मिला करके 2017 के बाद से मोदी जी को उतना सहयोग नहीं दे रही है जितना उसे देना चाहिए। 3 साल तक IAS लॉबी डरी रही कि हमारे साथ पता नहीं मोदी जी क्या करेंगे, किसको घर भेज देंगे, किसको कंपलसरी रिटायरमेंट में भेजेंगे, लेकिन मोदी जी ने किसी को घर नहीं भेजा। कितने IAS अफसर 2012-13 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से कितने IAS अफसर, कितने मिनिस्ट्रियों के सेक्रेटरी वगैरह बदनाम हुए, लेकिन सबको जूं का त्यों रख लिया मोदी जी ने। वो एक सरकार की तरफ से या हमारी सत्ता पार्टी की तरफ से जो लापरवाही हुई, वो आज हमें सेध लिए, क्योंकि IAS लॉबी अंदर खाने कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है मोदी जी को हटाने के मामले में, और उसी की सहयोगी है हमारी न्यायपालिका। तो कुल मिलाकर के ये सारे तमाशे जो हैं वो इन्हीं 2-3 घटनाओं के, या इन्हीं 2-3 बातों की वजह से उसमें हो रहे हैं। ये जो अब हुआ है मामला, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, और ये ऐसे समय पर हो गया जब पहले ही कोर्ट ने एक ऐसी अपना आदेश जारी कर रखा है राष्ट्रपति जी महोदय के बारे में, कि वो भी इस पे सोने पे सुहागा करता है, या उस आदेश पे ये जो घटना है ये सोने पर सुहागा करती है। ये सब बातें कुछ ऐसी मिली जुली असर करी है कि भविष्य बहुत अंधकार में दिखाई दे रहा है, जो मेरा ख्याल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को या हमारी रूलिंग पार्टी को नज़र नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको, क्या नाम से ये वक्फ बोर्ड का कानून में संशोधन किया है मोदी जी ने, इसलिए ये क्या नाम से घटनाएं हो रही हैं? क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल आपका ये सवाल बहुत वाजिब भी है और बहुत सही है कि मोदी जी को आज तक ये बात कतई समझ में नहीं आई कि मुसलमानों की तरफ से जो भी कोई कार्रवाई हो रही है वो एक इस्लामिक एजेंडे के तहत हो रही है।
मोदी जी उसको डेमोक्रेटिक वे में एक विचारधारा के तौर पे या एक परेशानी के तौर पे या एक आंदोलन के तौर पे या एक ऐसे मान लो के विरोध के तौर पे उसको लेके चल रहे हैं। मोदी जी जब तक इसको एजेंडा मान के नहीं चलेंगे तब तक इस समस्या का कतई समाधान नहीं है। ये जो वक्फ बोर्ड का मामला था, इसके बारे में पूरा इस्लामिक जगत भी मैं कहूँ तो कोई ताज्जुब नहीं है, वरना हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान इसके बारे में, हालांकि बहुत मुसलमानों के बयान आपके कैमरे के सामने आ रहे हैं कि नहीं ये तो सही हुआ, ये अमेंडमेंट तो सही है, लेकिन ये सारा जो है इनका एक षड्यंत्र के तौर पे है, या इसको ये कह सकते हैं कि एक तकिया वो एक शब्द है इस्लाम में कि वहाँ ये है कि वो हालात को देख कर के वो लोग कैमरे के सामने ऐसा बोल रहे हैं, वरना नीयत सबकी इस अमेंडमेंट के खिलाफ है और ये उस अमेंडमेंट की खिलाफत की वजह से ही ये घटना हो सकती है, कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि उनकी एक एक कड़ी के साथ जुड़ती जा रही है। और हमारे या तो हिंदू भाई कहो या हमारी सरकार कहो या हमारे सत्ता पार्टी कहो, उन कड़ियों की तरह से नहीं जोड़ रही है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है और यही परिस्थिति देश के लिए खतरा बनती जा रही है। जैसे मणिपुर बंगाल से हिंदू पलायन कर रहे हैं और इसी तरीक़ा से दिल्ली में भी कुछ हिस्सों में आग लगी हुई है। बंगाल की बात जहाँ तक है वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण सीन है, कई दफ़ा मैंने पोस्ट डाल चुका हूँ मैं इस बारे में कि क्या ये बंगाल हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, क्या ये बंगाल हमारे केंद्रीय शासन के तहत नहीं आता, और अगर ये हमारे केंद्रीय शासन के तहत आता है, ये हमारे केंद्रीय सरकार के तहत आता है, तो केंद्रीय सरकार और क्या तमाशा देखना चाह रही है बंगाल में? क्या हमारी केंद्र सरकार को कतई अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा नाजायज हो रहा है? क्या ऐसा संविधान कतई इस मामले में चुप है कि संविधान कहीं मानो गुंजाइश नहीं देता? अगर नहीं देता तो राष्ट्रपति को विशेष आदेश देना चाहिए केंद्र सरकार को कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाओ, या राष्ट्रपति को खुद अनाउंस कर देना चाहिए कि मैं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाती हूँ। तो कुल मिला करके राष्ट्रपति बेचारी क्या करे, वो एक महिला है, वो ऐसे आंचल से आई हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है, वैसे बड़ी काबिलियत है उनमें, बहुत सब कुछ ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रपति का पद आज से नहीं 1967-68 से ही राष्ट्रपति का पद तो रबर स्टैंप के तौर पर देखा जाता है हिंदुस्तान में, वो आज भी वैसा ही है। किसी राष्ट्रपति ने उस रबर स्टैंप के अनावरण को उतार कर फेंकने की कोशिश नहीं की, और यही वजह है कि राष्ट्रपति को खुद ये नहीं पता कि संविधान की रक्षा कैसे होगी और संविधान में क्या वो है। आज राष्ट्रपति के तरफ कोर्ट ने उंगली उठा दी कि या तो ऐसा करो 3 महीने के अंदर करो, वरना क्या करोगे, वरना ये करेंगे कि वो कानून हम बना देंगे, तुम अपने कागजों को अपने पास लेकर बैठे रहना। नतीजा क्या है कि आज राष्ट्रपति भी चुप है इस मामले में और प्रधानमंत्री भी चुप है, और ये चुप्पी मुझे इतना खतरनाक संकेत दे रही है कि शायद अगले 10 दिन में या 15 दिन में कोर्ट कहीं ये ना कह दे कि ये संविधान ही जो है वो इसको हम इनके नाम है ख़त्म करते हैं। इतनी चुप्पी इतने बड़े पद के लिए इतना बड़ी बात आ गई, और इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री और वो एकदम से मंत्रणा ही शायद कर रहे हैं। मंत्रणा जब तक करेंगे तब तक हो सकता है कि कुछ और खतरनाक आदेश भी ये सरकार वो दे दे, तो कोई ताज्जुब नहीं है। तो कुल मिला करके राष्ट्रपति जी को अपने उस रबर स्टैंप वाले अनावरण से निकलना चाहिए, देश के हालात को देख करके उसमें वो करना चाहिए, और ख़ास तौर पे इस संविधान और सुप्रीम कोर्ट के मामले में राष्ट्रपति को बहुत ही ज़्यादा सख्त होकर के सामने आना चाहिए। दिल्ली के लिए क्या कहना चाहते हो? दिल्ली के अंदर का सब ट्रिपल इंजन सरकार है इस बार, और क्या हम विकास की उम्मीद कर सकते हैं?
दिल्ली का तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 इंजन और 3 इंजन और फलाना ढमका ये नारेबाजी। हालांकि मैं ये सोचा करता कि ये जो है भाई संकल्प है मोदी जी के, और भाई सबका साथ सबका विकास, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस, और भाई ये सब कुछ जो मोदी जी ने देश नहीं झुकने दूंगा, ये सब जब मोदी जी ने कहा तो मैंने ये सोचा था कि ये मोदी जी के संकल्प हैं और मोदी जी इन पर खड़े उतरेंगे या अपने संकल्पों को। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं 10 साल में कि ये सब ऐसे ही भुरभुरे नारेबाजी है जो लोगों को बस सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं, बाकी लोगों को कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के मामले में मैं बीजेपी के लिए खास तौर पे कहूँगा कि बीजेपी कागजी घोड़े दौड़ाने में एक माहिर किस्म की पार्टी है। वो अखबार में बहुत ज़्यादा 2 महीने चुनाव के बाद 2 महीने बहुत ज़्यादा शोर मचा, ये कर देंगे वो कर देंगे, रोड CGA की रिपोर्ट पटल पे रखी गई, लेकिन आज तक किसी रिपोर्ट पे कोई अमल शुरू किया हो या कोई अमल हो गया हो, ऐसा कुछ दिल्ली की तरफ से कोई आ नहीं रहा। ये मैं मानता हूँ कि हमारी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो हरियाणा कल्चर की हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की है या स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति के कल्चर की हैं। हरियाणा कल्चर जो है स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति की कल्चर है, उससे वो आती हैं, वो अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा वो कर लेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अब तक, यानी केजरीवाल के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ये पूछने वाला नहीं है कोई अब जो ये कह बूझे कि भाई इस आदमी को आपने चुनाव के दौरान में क्या नाम है जमानत दी थी, लेकिन क्या वजह है कभी तक ये जमानत पड़ी है। अब वो सारे काम जो है वो क्या सब फॉर्मेलिटी थी, इसका 1 साल जेल में रखना है। अब ये CGA की रिपोर्ट के बारे में आज तक एक रिपोर्ट के खिलाफ भी उसके लिए कोई कार्रवाई हमारी सरकार ने नहीं की है। अब सरकार और किसी किस्म के धंधों में, जब तक ये अपना मुख्यमंत्री, यूँ तो मुख्यमंत्री ने कह दिया, उसका मैं स्वागत करता हूँ, ये तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कल कहीं भी जल भराव नजर आ गया तो अधिकारी जिम्मेदार होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये नहीं पूछा है क्या केजरीवाल के स्टाइल पे काम करना चाहते हो या हमारे स्टाइल पे काम करना चाहते हो। अगर केजरीवाल के स्टाइल पे काम करना चाहते हो तो या तो ट्रांसफ़र करा जाओ या अपने घर चले जाओ। अगर हमारे स्टाइल पे काम करना है तो यहाँ टिको। क्या पहले मुख्यमंत्री ये नहीं कह सके थी? एक एक बात के ऊपर मुख्यमंत्री को कुछ कहना पड़ रहा है। अभी तक अफसरों में अभी तक सन्नाटा है कि कहीं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन ये सन्नाटा केंद्र सरकार की तरफ से अगले 3 साल 2 साल में टूट जाएगा और ये वही हरामजदगी से काम करने लगेंगे जैसा केंद्र में ISO भी कर रही है। तो कुल मिला के मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपका जितना भी वो है उसका कोई बहुत ज़्यादा अभी तक सकारात्मक नतीजा पब्लिक के सामने नहीं आ रहा है। हर आदमी ये कहता है अब देखो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, करने का इनकी इच्छा शक्ति तो है, देखो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं। आप सारी सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हो तो आप ये कहाँ साबित करोगे कि खजाना तो केजरीवाल खाली कर गया था। आप एक एक सुविधा रोज घोषणा कर देते हो किसी सुविधा की, ये भी लागू रहेगी, ये भी चालू रहेगी, ये सुविधा भी चालू रहेगी, फ्री बिजली पानी भी रहेगा, फलाना रहेगा ढंगा। तो आप ये कैसे साबित करोगे कि केजरीवाल खजाना खाली कर गया था? और खजाना खाली कर गया था तो आप कहाँ से दे दोगे? आप पब्लिक को शक होने लगा है कि वो महिलाओं के लिए 2500 रुपये की बात आई थी, वो भी शायद ठंडे बस्ते में चली गई और उस पर एक तो शर्त इतनी कड़ी लगा दी कि वो 10% 15% महिलाओं के ऊपर लागू होती है, उसके ऊपर भी फिर कोई अमल करने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही।
जो आपका मैं रेखा गुप्ता जी का की उस बात का स्वागत करता हूँ कि रेखा गुप्ता ने अपोजिशन नेता उनको, वो जो महिला है, उससे ये कहा था कि हम अपोजिशन के जवाबदेह नहीं है, हम जनता के लिए जवाबदेह हैं। तो ये उनका बहुत स्ट्रांग वो था, और रोजाना उसको ये बता दिया करो अपोजिशन को कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, हम विपक्ष के प्रति जवाबदेह नहीं है। आपने जो कुछ नहीं करा उसको हम करेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ तुम्हारा कसूर है वहाँ एक्शन, यानी काम करने के साथ साथ उनके खिलाफ एक्शन भी उसी तरह से हो जाना चाहिए। लेकिन दरअसल क्या है कि पॉलिटिक्स में एक जुमला चल गया, और भाई बदले की भावना क्यों, ये क्यों नहीं कहते हैं केंद्र सरकार या केंद्रीय पार्टी और स्टेट पार्टी, इसमें बदले की भावना की क्या बात है, ये गलत कर रखा है तो इसलिए उस पर कार्रवाई तो होगी, इसमें बदले की भावना क्या है। हमारे 5 साल खराब हो जाएंगे, उसका कौन जिम्मेदार होगा। अगर इस बदले की भावना के चक्कर में 24 से लेकर 29 तक अगर हमारे 5 साल खराब हो गए केंद्र सरकार की तरफ से, तो क्या होगा। कितने सालों के बाद आज सोनिया के परिवार के खिलाफ उस अखबार के बारे में एक्शन होना शुरू हुआ है। क्यों भाई, इतना अगर डिले होगा, आम आदमी क्या कोर्ट से ये तो पूछा जाना चाहिए कि आम आदमी को भी इतना आप जमानत में टाइम देते हो क्या, कि टाइम पे टाइम पर आ रहे। या वो मैं कई दफ़ा ये पूछा है कि क्या तीन प्रधानमंत्रियों का वो बेटा नवासा है, इसलिए उसके साथ ये रियायत है कि वो अमेरिका में भी कुछ भी कह दे तो देश को कोई परवाह नहीं, वो कोर्ट पार्लियामेंट में भी कुछ भी कह दे तो भी देश को कोई परवाह नहीं। संविधान कहीं बेचारा नहीं बोल पाता उसके बारे में। और संविधान का रक्षक, यानी संविधान का रक्षक जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसके सामने फिलिस्तीन की जय बोल दी जाती है और वो चुपचाप मुस्कुरा के उसको टाल देता है। कहाँ तक आप संविधान का मजाक उड़वाओगे इन लोगों से। आप कहते तो हो, वो तो आप उल्हाना रखते हैं कि संविधान के रक्षक ये हैं, ये तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। जो संविधान को ख़त्म कर चुके हैं उनके बारे में आप कुछ भी नहीं बोलते। आप जो संविधान को ख़त्म कर चुके हैं, इंदिरा गांधी से नहीं बल्कि नेहरू से लेकर के और आज तक 14 तक जो संविधान को ख़त्म किया है, एक दफ़ा तो प्रधानमंत्री कहे कि भाई संविधान तो आप लोगों ने ख़त्म किया। नेहरू ने संविधान की और राष्ट्रपति की उस दिन ऐसी तैसी कर दी थी जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटेल के अंत्येष्टि में जाने से रोकने के लिए कहा कि आप नहीं जाओगे। ये तो राजेंद्र प्रसाद की दरियादिली थी। राजेंद्र प्रसाद का अपना एक वो था कि वो इसके बावजूद भी वहाँ गए, वरना उसने तो वहाँ रोक लगा दी थी। इंदिरा गांधी ने फिर इसको रबर स्टैंप ही कह दिया। और गिरी के बाद तो खास तौर पर बीबी गिरी के बाद तो सारे राष्ट्रपति सचमुच रबर स्टैंप रहे। ज्ञानी जैल सिंह ने तो संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी। और रही कहीं संविधान की ऐसी तैसी मनमोहन सिंह ने कर दी। अगर एक प्रधानमंत्री होते हुए भी राजीव के लड़के के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता था। तो कुल मिलाकर के संविधान की रक्षा कर कौन रहा है। मैंने ये पोस्ट लिखी है कि संविधान के 4 रखवाले हैं लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। राष्ट्रपति सबसे बड़ा रखवाला है। राष्ट्रपति को ये पता ही नहीं है कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं संविधान मेरे अंडर है, संविधान मेरे हाथ में है, संविधान उस तरह से चलेगा जिस तरह से मैं उसका पन्ना खोलूँगी, पन्नों के हिसाब से चलेगा। लेकिन पन्ना खोलना तो राष्ट्रपति का काम है, उस किताब को खोलना तो राष्ट्रपति का काम है। वो किताब सुप्रीम कोर्ट नहीं खोल सकती। सुप्रीम कोर्ट पन्ने खुले हुए को राष्ट्रपति जिस पन्ने को खोल के देता है, सुप्रीम कोर्ट उस पन्ने पर अमल करती है। लोकसभा जिस पन्ने पर यानी जिस कानून को बना के देती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी टिप्पणी या अपना वो दे सकती है कि भाई हाँ चलो ठीक है। उस वक्त सबसे बड़ा संविधान का निरादर हुआ जिस दिन राष्ट्रपति ने तीन कृषि कानून पास किए। वो कानून बन गए। इसके बावजूद भी 2 मुख्यमंत्रियों ने अपने असेंबली से ये रेजोल्यूशन पास करा दिया। अब हम नहीं मानते। एक चुना हुआ संविधान की शपथ लिया हुआ मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है राष्ट्रपति के दस्तखत किए हुए कानूनों को अब मैं नहीं मानता।
अगर वो नहीं मानता तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, वो विपक्ष में बैठे और तब उसका विरोध करे। लेकिन ये सब जो छोटी छोटी लापरवाही हुई केंद्र सरकार की तरफ से कि उन मुख्यमंत्रियों को नहीं टोका, उनकी रिपोर्ट नहीं करी सुप्रीम कोर्ट में, उनसे कोई एक्शन नहीं लिया उन पर, उसके बाद 3 कानून भी वापस ले लिए, उसके बाद 2, 3, 4 दफ़ा राजीव का लड़का विदेशों में जाके भी देश की बुराई करे। मैंने कई दफ़ा कहा है, मोदी जी आप नारा तो देते हो कि देश को नहीं झुकने दूंगा, लेकिन ये राजीव का लड़का देश को झुकाने की बात कराता है, इसके खिलाफ आप कुछ भी कार्रवाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या ये तीन प्रधानमंत्रियों का बेटा नवासा है इसलिए नहीं करते, या 3 प्रधानमंत्रियों का बेटा नवासा होने की वजह से संविधान ने इसको छूट दे रखी है? क्या वजह है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक संविधान ने नहीं की? क्या वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर फिलिस्तीन की जय बोली जाए, वो भी ऐसे मौके पे जब MP चुन के आवे और जब वो शपथ ले कानून की, और शपथ ले करके कानून की, भारत के कानून की, भारत के संविधान की शपथ ले रहा है आदमी और जय बोल रहा है वो फिलिस्तीन की। तो क्या लोकसभा अध्यक्ष के कानों में शहद घुला हुआ था? अगर लोकसभा के अध्यक्ष को पता ही नहीं लगा? क्या प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं दिया कि वहाँ फिलिस्तीन की जय बोली गई है? क्या संविधान बेचारा किताब वो बेचारी खुद बोलेगी अगर मेरे खिलाफ क्यों जय बोली? और तभी आप कार्रवाई करोगे। बहुत रोष में बोल रहा हूँ मैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद बहुत ज़्यादा कोई आलोचक हूँ या बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, लेकिन दुखी हो कर के ये सब बातें कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ हर देशवासी से या प्रधानमंत्री जी से या और सब से कि भाई मेरी इन बातों को अन्यथा ना लें। अगर मेरी बातों में दम है, मेरी बातों में कुछ सच्चाई है, मेरी बातों में कुछ अच्छाई है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे वायरल करें और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँचे। मैं आपके माध्यम से इस बात की मान लो कि उम्मीद करता हूँ कि ये और प्रधानमंत्री से भी ये निवेदन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप अपने किसी भी ऐसे उसको छोड़ के अपने एक टोले से, विशेष टोले से निकल करके आप जनता की डिमांड को सुने, आप जनता की आवश्यकताओं को देखें, आप विदेशी तालियों की गड़गड़ाहट के शोर शराबे से निकल के और इस देश के रोने को महसूस करें, इस देश के रोने को देखें और आप उस पर सब आप मानता हूँ कि आपकी मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, मानता हूँ कि राज्यसभा में भी नहीं है, लेकिन आप बिल बना करके उनको लोकसभा में पेश तो करो। जनता को ये तो बताओ कि मैं ये करना चाह रहा हूँ और विपक्ष नहीं करने देता। आप जनसंख्या समाधान के तौर पर जनसंख्या का कोई समाधान तो पेश करो, लेकिन आपने तो एक आदमी ने मर के दिखा दिया। 1 महीने तक ऐसी डेमोक्रेसी में, 75 साल की डेमोक्रेसी में 1 महीने तक भूख हड़ताल पे बैठना इतना आसान नहीं है। वो एक आदमी ने करके दिखा दिया और आपको उसके सम्मान में, आपको उसके सम्मान का थोड़ा सा भी वो नहीं है कि आप थोड़ा सा तो इस बात का सम्मान करें और अभी देश के लिए किसी ने कुछ किया तो इस देश के लिए फिर मरेगा कौन? जब आप देश के लिए मरने वालों की परवाह नहीं कर रहे हो, जब आप देश के लिए कुछ ईमानदारी से, क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय 120 PIL डाल चुके हैं देश हित में, और 15 साल के बाद अगर वो आया तो घुसपैठ के मामले में 15 साल में जब तक उनका फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से तब तक तो इस देश का इस्लामीकरण हो जाएगा। आपको क्या जिद है इस बात की कि आपने घुसपैठ बंद नहीं करनी? आपको क्या जिद है इस बात की कि भाई जनसंख्या समाधान कानून नहीं बनाना? भले ही इसकी डेमोग्राफी खराब होती रहे और भले ही 39 उनका हो सकता है 2042 का उनका एजेंडा क्या नाम है कामयाब हो जाए इस तरह से।
कुल मिलाकर के मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ, मैं जनता से ये एक दफ़ा फिर निवेदन करता हूँ कि मेरे शब्द से किसी को कहीं को कष्ट पहुँचाओ। मेरा नियत नहीं है किसी को कष्ट पहुँचाना, लेकिन अगर मेरे शब्द से किसी को कष्ट पहुँचा हुआ तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और अपने शब्दों को, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर शर्त रखता हूँ कि मेरा शब्द वापस लेने से पहले वो मेरे शब्दों को कति कंट्राडिक्ट करके बताए, कति उनको झुठला के बताए, साबित करे कि ये तो बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल झूठ है, तभी मैं उनको वापस भी लेने के लिए तैयार हूँ, उनके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी।